ये टाइम है 2002 का। पूरी दुनिया डरी हुई है इंटरनेट के आने की वजह से। लोगों को लग रहा है जॉब जा रही है, हड़कंप मचा हुआ है, इंटरनेट का अडॉप्शन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। Can you explain what internet is? By the mid-1980s, personal computers were becoming more common. But to connect, you had to use a telephone line. And cell phones were, well, they were the size of a suitcase. Millions of Americans own a personal computer. If you're one of them, you can now glimpse the future with nothing more than a modem, a phone line, and a few dollars a month. लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर हैं उन्हें दिख रही है अपॉर्चुनिटी, उन्हें दिख रही हैं ऐसी कंपनियां जो रिसेंटली लिस्ट होना शुरू हुई हैं। इस टाइम पे एचसीएल, इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस जैसी कंपनियां बनी जिनको लोगों ने काफी क्रिटिसाइज किया कि छोटी कंपनी है, चलेगी नहीं, लेकिन उसके बाद वो इतिहास रचती हैं। नेटफ्लिक्स जो कि डीवीडी रेंटल बिजनेस था, इंटरनेट अडॉप्शन के बाद उन्होंने अपना बिजनेस मॉडल चेंज किया और ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म बनाया जिसको हम ओटीटी कहते हैं। और नेटफ्लिक्स आज कहानी है, आज ये टॉप टियर कंपनीज में से आती है। और इंडिया के अंदर पेटीएम का नाम आपने 2020 में सुना होगा, लेकिन जो उसकी पेरेंट कंपनी है 197 कम्युनिकेशन, ये लिस्ट हुई थी 2000 के अंदर। और उस समय पे इस कंपनी का बिजनेस था रिंगटोन बेचना और एसएमएस बेचना। और शायद इसको ज्यादातर लोग जानते ही नहीं है, उनको सिर्फ पेटीएम एज अ बिजनेस पता है। लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूं, आज से 10 साल बाद अगर कोई ये वीडियो देखेगा तो सोचेगा कि काश मैंने देखी होती, क्योंकि आने वाले 10 साल इन इंडस्ट्री के नाम होने वाले हैं। पहली है सेमीकंडक्टर, दूसरी है डिफेंस, तीसरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एआई, चौथी है डेटा सेंटर और उसके बाद आती है न्यूक्लियर एनर्जी। ये ऐसी 5 इंडस्ट्री हैं जो कि 2032 तक इंडिया को, जो आज $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, इसको 8 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन तक लेकर के जाने वाली हैं। सबसे पहले एक सवाल का जवाब दो, इस फोन के अंदर, आपके घर में जो एसी है उसके अंदर, आपकी जो गाड़ी है उसके अंदर एक ऐसी चीज है जो कि कॉमन है और उसकी डिमांड काफी ज्यादा है और इंडिया 85% उसको इंपोर्ट करती है। और अगर आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो, और इसका आंसर है सेमीकंडक्टर। 2025 के अंदर इंडिया की जो सेमीकंडक्टर मार्केट है वो $59 बिलियन की है और 2034 तक ये इंडस्ट्री $180 बिलियन की होने का प्रोजेक्शन हमें दिख रहा है। और कुछ एनालिस्ट ने तो $300 बिलियन का भी टारगेट रखा है 2035 तक। तो कितनी बड़ी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, इसको आप समझ पाओगे इन्हीं नंबर से। अब आप बोल सकते हो कि इंडिया के अंदर तो सेमीकंडक्टर नहीं बनते, बात सही है, लेकिन अब जो मैं आपको बोलने वाला हूं वो आपके होश उड़ा देंगे। दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उनके जो R&D सेंटर है वो इंडिया में सेटअप है। इंडिया इस समय पे सेमीकंडक्टर को फुल फ्लेजेडली मैन्युफैक्चर नहीं करता और ये बात सही है, लेकिन इंडिया के अंदर ही वो चिप्स होते हैं जो कि सिलिकॉन वैली में बनते हैं, उनकी डिजाइनिंग इंडिया के अंदर होती है और इंडिया इसके अंदर टॉप लीडर बन के आया है। अब जो गवर्नमेंट है उसने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2 लॉन्च करा है। अब इसका जो विजन है वो किस चीज पे फोकस करता है, पहले हम OSAT फैसिलिटीज बनाएंगे, मतलब चिप्स की पैकेजिंग और टेस्टिंग करेंगे, फिर हम बनाएंगे स्पेशलिटी फैब्स, मतलब एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, फिर इसका तीसरा स्टेप आएगा इंडिजिनियस IP, मतलब हम इंडिया के खुद के चिप्स डिजाइन करेंगे और मैन्युफैक्चर करेंगे। इन 3 स्टेप से जो इंडिया की सेमीकंडक्टर मार्केट है ये धीरे धीरे करके ग्रो होगी। अब इंडिया के अंदर ऐसी कौन सी कंपनीज है जो इन सारी चीजों में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है और अपने बिजनेस को पिवट कर रही है, और जो नाम है ना आप सुन के शॉक हो जाओगे कि एक्चुअली इनका बिजनेस चेंज हो रहा है। इसके अंदर सबसे पहली कंपनी है हमारी HCL टेक्नोलॉजी। इन्होंने फॉक्सकॉन के साथ मिलकर के OSAT फैसिलिटीज बनाई है यूपी के अंदर, जहां पर इन्होंने 3706 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया है। दूसरी कंपनी हमारी CG पावर जो कि ट्रेडिशनली पावर इक्विपमेंट बनाती है और ये कंपनी सेमीकंडक्टर स्पेस में भी जंप कर रही है और इस कंपनी को बैक कर रहा है मुरुगप्पा ग्रुप जो कि फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। अगली कंपनी है टाटा एलेक्सी। ये वो कंपनी है जो कि चिप को डिजाइन करती है स्पेशली कार और मेडिकल डिवाइसेस के लिए। हाई मार्जिन और जीरो डेट के साथ ये वाली कंपनी आती है और टाटा का भरोसा तो है ही। अब जिस सेक्टर की मैं बात कर रहा हूं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और पूरी दुनिया में इस सेक्टर का बोलबाला है, क्योंकि अगर आप समझ पा रहे हो तो दुनिया के अंदर चल रही है जंग। चाइना ताइवान पे हमला करना चाहता है, यूएस ईरान से लड़ रहा है, रशिया यूक्रेन से लड़ रहा है और कुछ टाइम पहले इंडिया पाकिस्तान की वॉर हुई थी। मतलब क्या है कि हर देश चाहता है कि वो
सुपर पावर बने, डिफेंस में बहुत पैसा जाए ताकि अपने देश को, अपने लोगों को बचाया जा सके। और एक फन फैक्ट ये है कि ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि इंडिया सिर्फ डिफेंस को इंपोर्ट करता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2013-14 में इंडिया ने डिफेंस एक्सपोर्ट करे थे 686 करोड़ के। 2024-25 में जो इंडिया के एक्सपोर्ट हैं वो 23,622 करोड़ हो चुके हैं। मतलब एक डेकेड के अंदर इंडियन एक्सपोर्ट जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट है वो 34 टाइम ग्रो हो चुके हैं। मतलब इस सेक्टर में आप ऑलरेडी पीछे हो, लेकिन याद रखना इंडिया यहां से भी काफी तेजी से ग्रो करेगा। अब इस सेक्टर में कौन कौन सी कंपनीज हैं जो कि मार्केट लीडर है? सबसे पहली कंपनी है हमारी HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। ये तेजस बनाती है, ध्रुव हेलीकॉप्टर बनाती है। ऑर्डर बुक है इनका 1 लाख करोड़ से ज्यादा। मतलब अगले 8 से 10 साल के जो रेवेन्यूज हैं वो ऑलरेडी आपको इनकी ऑर्डर बुक में दिखते हैं। और ये जो कंपनी है ये डेट फ्री है। अगली कंपनी है हमारी भारत इलेक्ट्रॉनिक। अगर आप रीसेंट वॉर को ध्यान से देख रहे होगे ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीजों का यूज हो रहा है, जैसे कि रडार हो गया, सोनार हो गया, ड्रोन हो गया, और ऐसी ही काफी सारी चीजें यहां पर यूज हो रही हैं। और जो BEL है वो क्या करता है? अगर मैं ड्रोन को हटा दूं तो बाकी सारी चीजों के ऊपर BEL काम करता है। और ये जो बिजनेस है ये हाई मार्जिन बिजनेस है। और अभी जो एक्सपोर्ट है ये काफी कम करती है। यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की उम्मीदें काफी ज्यादा है इस कंपनी से। अब इंडियन ओशन में एक बहुत बड़ा थ्रेट है चाइना, जिसको टैकल करने के लिए इंडियन नेवी को काफी सारी शिप्स की जरूरत पड़ती है और नेवी से रिलेटेड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। आपने रिसेंटली निकोबार आइलैंड का भी सीन सुना होगा, जहां पे बात हो रही है कि हमें चाइना के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए वहां पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं नेवी की सबमरीन से रिलेटेड बात करूं तो यहां पे ये कंपनी मार्केट लीडर है। मतलब जो समुद्र है यहां पर भी डिफेंस बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा है। ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अब जैसे ये सेक्टर लॉन्ग टर्म प्ले कर रहे हैं, इसी तरीके से जो आज की मार्केट है ये शॉर्ट टर्म हाइप के लिए नहीं है, ये लॉन्ग टर्म प्ले है और लॉन्ग टर्म में सेक्टर ग्रो करते हैं। अब इंडिया के जो आने वाले 10 साल है ना वो इन सारी इंडस्ट्रीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर लोग ना शॉर्ट टर्म नॉइस को काफी फॉलो करते हैं। कभी कोई आपको टिप दे देगा या फिर आप कोई गेन्स की साइड मूव कर जाओगे, लेकिन रियल वैल्यू वही होती है जहां पे आप लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर ग्रोथ को समझते हो। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि इतने सारे सेक्टर हैं, इसमें अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करें, और इसी के अंदर आपकी हेल्प करता है ब्लिंकएक्स। अब जो ब्लिंकएक्स है वो एक पावरफुल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि आपको जीरो ब्रोकरेज ट्रेडिंग का बेनिफिट देता है, ताकि आपका जो पूरा फोकस है वो अपॉर्चुनिटी पे रहे, ना कि कॉस्ट पे। और आपको पता है न्यू यूजर्स के लिए ब्लिंकएक्स का 2 महीने का जीरो ब्रोकरेज प्लान फ्री है। और इस प्लान के अंदर आप इक्विटी डिलीवरी, इक्विटी इंट्राडे, FNO, करेंसी ट्रेडिंग और IPO में बिना किसी ब्रोकरेज के ट्रेड कर सकते हो, और वो भी पूरे 2 महीने के लिए, और कोई भी हिडन चार्जेस नहीं है। और अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो ब्लिंकएक्स का फ्लैश ट्रेड फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है। ये एट द मनी, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट और मोस्ट ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे टॉप 5 ऑप्शन को फिल्टर करके फास्ट एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करता है। और फ्री इन ऐप रिसर्च कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प भी करता है। ये आपको गाइड करते हैं क्लियर एंट्री एग्जिट लेवल पर, वो भी क्लियर टाइम फ्रेम विजिबिलिटी के साथ। तो अगर आप सेमीकंडक्टर, डिफेंस, AI, डेटा सेंटर और न्यूक्लियर एनर्जी जैसे सेक्टर को अगले 10 साल के लिए ट्रैक करना चाहते हो और स्मार्ट डिसीजन लेना चाहते हो तो ब्लिंकएक्स एक सॉलिड स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। तो सिंपल, स्मार्ट और ब्रोकरेज फ्री ट्रेडिंग एक्सपीरियंस के लिए ब्लिंकएक्स को अभी डाउनलोड करो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आगे चलते हैं। अब जिस इंडस्ट्री के बारे में हम डिस्कस करेंगे वो US ईरान वॉर में बहुत ज्यादा यूज हुई है, और इसी के साथ साथ आप भी उन्हें डेली लाइफ में यूज करते हो। और मैं बात कर रहा हूं AI की। अब जो ग्लोबल AI मार्केट है वो क्या कर रही है? वो क्लाउड बना रही है, AI बना रही है, और ना जाने कितने तरीके के AI अभी तक लॉन्च हो चुके हैं। मतलब जो AI है वो क्या है? वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। जितना उसे यूज करोगे वो उतना ही ज्यादा और इंप्रूव होता रहेगा। जितना डेटा उसमें फीड करोगे उसके रिस्पॉन्स उतने ही ज्यादा स्ट्रांग होते रहेंगे। और इसके अंदर कौन काम कर रहा है? इसके अंदर काम कर रहा है इंडिया। करंटली इंडिया की जो AI मार्केट है वो $7 बिलियन की है। 2032 तक ये मार्केट $35 बिलियन की हो जाएगी। और अब जो AI आ रहा है वो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, उसको कहते हैं एजेंटिक AI। अब एजेंटिक AI आपके सिर्फ सवालों का जवाब नहीं देता जैसे कि ChatGPT देता है। वो क्या करता है? वो आपके लिए कोड लिखता है, वो आपके लिए मेडिकल डायग्नोसिस को असिस्ट करता है, कस्टमर सपोर्ट को हैंडल करता है, और भी बहुत सारे काम एजेंटिक AI कर सकता है।
इसका एग्जाम्पल क्लॉड है, जिसने पूरी की पूरी मार्केट को हिला रखा है कि आपसे वे कमांड दो, वो आपका काम करेगा आपके डेस्कटॉप का एक्सेस लेकर के। जो हमारी पहली कंपनी है इसका नाम है परसिस्टेंट सिस्टम। ये एक मिड कैप कैटेगरी की बॉर्न डिजिटल कंपनी है। ये BFSI सेक्टर हेल्थ केयर के अंदर AI इंटीग्रेशन की स्पेशलिस्ट है। ग्लोबल हाइपर स्केलर के साथ इसकी पार्टनरशिप, मतलब Amazon, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां उनके लिए ही हायर करती हैं। AI इंप्लीमेंट करता है और इसका जो ROC है, ROE है, डेट है, ये भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगली जो कंपनी है उसका नाम है नेट वेब टेक्नोलॉजी। ये एक प्योर प्ले है AI इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और जो ये सर्वर बनाते हैं वो AI को ट्रेन करने में हेल्प करता है। मतलब ये एक इंपॉर्टेंट रोल अदा कर रहा है AI इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। चलो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि AI का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आपको क्या लगता है? आपको बताऊं, वो है गर्मी। हाँ, जो आप AC चलाते हो उससे जैसे आपको ठंडक मिलती है ना गर्मी में, वैसे ही जितना ज्यादा AI चलता है वो गर्म हो जाता है। मतलब GPU गर्म हो रहा है तो इसको ठंडा कौन करेगा ताकि वो सही से काम कर पाए? डेटा सेंटर कूलिंग सिस्टम। और कूलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पता कितना बड़ा है? अकेले 23,500 करोड़ का ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर है। तो अब इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज काम करती हैं? सबसे पहली कंपनी है KRN हीट एक्सचेंजर। ये प्योर प्ले है, ये सिर्फ डेटा सेंटर कूलिंग के लिए हीट एक्सचेंजर बनाती है। Amazon और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां जो कि हाइपर स्केल कंपनीज हैं वो प्रेफर करती है, और इसके वेंडर लिस्ट में भी KRN हीट एक्सचेंजर आता है। जो कैपेसिटी है वो तेजी से बढ़ रही है, मतलब कूलिंग सिस्टम की तो जरूरत पड़ने वाली है। अगली कंपनी है वोल्टास, जो कि टाटा ग्रुप की कंपनी है। ये एक सिंगल सोर्स वेंडर है, मतलब पूरा का पूरा डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर वो अकेले हैंडल कर सकता है MEP डिवीजन के थ्रू। मतलब ये सारी की सारी चीज एक ही कंपनी करती है। फास्ट ट्रैक प्रोजेक्ट करती है। प्रोजेक्ट की जो टाइमलाइन होती है वो 9 से 12 महीने की होती है। तो किसी को डेटा सेंटर में ग्रो चाहिए तो भाई वोल्टास के पास जाओ। आप और मैं क्या समझते हैं, वोल्टास तो सिर्फ AC बनाती है, पर बड़ी पिक्चर क्या है ये आपको पता चल गई होगी। अगली जो कंपनी है उसका नाम है ब्लू स्टार। ये कंपनी EPC स्पेशलिस्ट है, मतलब इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, और इस कंपनी का हाई ROCE है। मतलब क्या है कि कंपनी काफी ज्यादा जो अपने कैश है उसको सही तरीके से यूटिलाइज करके अपने रेवेन्यूज, मतलब टॉप लाइन और बॉटम लाइन को भी बढ़ा पा रही है। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपने शांति बिल का नाम सुना है? और इसका जो फुल फॉर्म है वो है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। मतलब क्या है, जो इंडिया है वो क्लीन एनर्जी की साइड मूव करना चाहता है, और इन सारी की सारी चीजों के अंदर आपको क्लीन एनर्जी की जरूरत पड़ने वाली है। आज की डेट में 50% से ज्यादा जो हमारी एनर्जी आती है वो कोल बेस आती है। मतलब क्या है कि जो प्रदूषण है वो पूरे के पूरे देश को बर्बाद कर रहा है। इसी वजह से आप देखोगे ठंडियों में आपको स्मॉग देखने को मिलती है, जिससे हेल्थ भी खराब हो रही है। और जो गवर्नमेंट है वो न्यूक्लियर एनर्जी, मतलब क्लीन एनर्जी की साइड धीरे धीरे करके मूव करती जा रही है। अगर इंडिया की न्यूक्लियर कैपेसिटी की बात की जाए तो आज की डेट के अंदर 8.8 गीगावाट के आसपास है, और 2047 का जो टारगेट है वो 100 गीगावाट के आसपास है। मतलब 11x की ग्रोथ इस इंडस्ट्री के अंदर होने वाली है, जो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्शन दिया है। अब इस सेक्टर के अंदर कौन कौन सी कंपनीज काम कर रही हैं? पहली कंपनी है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। इंडिया का एक और न्यूक्लियर स्टीम टरबाइन मैन्युफैक्चरर है ये। BHEL के पास 4 डेकेड का ट्रैक रिकॉर्ड है, 14 न्यूक्लियर यूनिट्स को सपोर्ट कर चुका है, और ऑर्डर बुक 2 लाख करोड़ के आसपास का है। इस कंपनी का SMR जो प्रोग्राम है उसके अंदर सेंट्रल रोल भी है। जो हमारी अगली कंपनी है इसका नाम है MTAR टेक्नोलॉजी। इसका प्रिसाइज इंजीनियरिंग न्यूक्लियर रिएक्टर को क्रिटिकल कंपोनेंट बनाने में हेल्प करता है, और ये जो कंपनी है ये न्यूक्लियर PLI स्कीम का डायरेक्ट बेनिफिशियरी है, जिसके अंदर 18,000 to 20,000 करोड़ का पोटेंशियल है। मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट की जो टेलविंड है उसके साथ पूरी तरीके से अलाइन करता है। जो हमारी अगली कंपनी है इसका नाम है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। ये कैटेगरी में नंबर 1 है, न्यूक्लियर सेफ्टी क्लियरेंस देता है। इंडिया में बहुत कम कंपनीज है जिनके पास ये सर्टिफिकेशन है, और ये जो कंपनी है ये फास्ट ब्रीडर रिएक्टर प्रोजेक्ट्स के अंदर काम करती है, न्यूक्लियर रिसाइकल ब्लॉक के साथ काम करती है, और ये सब SCC ने ही बनाया है। अब एक मिनट रुको और मैं आपको इन सारे डेटा, इन सारी चीजों के साथ एडजस्ट करना सिखाता हूं, क्योंकि मुझे पता है बहुत कुछ आपने सीखा होगा। सीखा है तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब इसको सिंपल तरीके से समझो। AI को चलना है तो
तो डेटा सेंटर की जरूरत है। डेटा सेंटर को किस चीज की जरूरत है? क्लीन एनर्जी की। उसके लिए आपको न्यूक्लियर लाना पड़ेगा। अब न्यूक्लियर प्लांट, डेटा सेंटर, एआई सर्वर को क्या चाहिए? चिप्स चाहिए, तो उसके लिए सेमीकंडक्टर चाहिए। और इन पूरी चीजों को और इवन हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए? डिफेंस चाहिए। तो इसी वजह से ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड हैं अगले 10 से 15 सालों के लिए। आई नो ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है और बहुत कुछ है मेरे पास आपको बताने के लिए, तो इसको मैं पार्ट 1 कंसिडर कर रहा हूं। और अगर इस पे बहुत सारे कमेंट आते हैं तो मैं इसका पार्ट 2 लाने वाला हूं। लेकिन एआई और डेटा सेंटर के ऊपर ना मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। कौन सी है? ये वाली जरूर देखना, बड़ा मजा आएगा। ऐसी कंपनीज आपको मिलेगी जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा।